नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरे की जिसकी कहानी ना उसकी अपनी चमक की तरह ही शानदार भी है और उतनी ही दागदार भी। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, बल्कि ये साम्राज्यों के उठने और गिरने का गवाह रहा है। ये है कहानी कोहिनूर की। तो सवाल ये उठता है कि भारत का ये सबसे मशहूर, सबसे महान हीरा जो कभी मुगल बादशाहों की, महाराजाओं की शान हुआ करता था, वो आखिर ब्रिटिश राज मुकुट तक पहुंचा कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतने सालों बाद भी इतिहास के गलियारों में गूंजता रहता है। और देखिए, इस हीरे के सफर की शुरुआत ही एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात से होती है। जब ये हीरा मिला था ना, तो इसका वजन था करीब करीब 793 कैरेट, और आज ये सिर्फ 105.6 कैरेट का है। मतलब इतना बड़ा फर्क। आखिर हुआ क्या इसके साथ? चलिए बिल्कुल शुरुआत से इस कहानी को जानते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है बहुत पुराने भारत में, जहां इस रोशनी के पहाड़ ने पहली बार दुनिया में अपनी चमक बिखेरी थी। अच्छा, कुछ पुरानी कथाएं तो इसे महाभारत के समय से जोड़ती हैं, लेकिन जो इसका पहला पक्का रिकॉर्डेड सबूत है ना, वो 13वीं सदी में मिलता है। ये गोलकुंडा की मशहूर कोल्लूर खदान में पाया गया था, और इसके पहले मालिक थे काकतीय राजवंश। और उन्होंने इसे किसी तिजोरी में नहीं, बल्कि अपनी कुल देवी की मूर्ति की आंख में लगवाया था। और बस यहीं से शुरू होता है सत्ता और खून खराबे का एक लंबा दौर, जिसमें ये हीरा सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं रहा, बल्कि ताकत का, जीत का सिंबल बन गया। इसे जीतना मतलब जैसे एक पूरे साम्राज्य को जीत लेना था। और ये स्लाइड इसकी पूरी कहानी बताती है। देखिए कैसे सदियों तक ये एक ताज से दूसरे ताज तक घूमता रहा, जैसे कोई ट्रॉफी हो। 1310 में दिल्ली सल्तनत, 1526 में मुगल साम्राज्य, फिर 1739 में पारसी साम्राज्य, और उसके बाद 1747 में अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य तक। हर बार इसे तलवार के दम पर ही एक विजेता से दूसरे विजेता तक पहुंचाया गया। अब इस हीरे को हासिल करने का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। हुआ ये कि 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। अब उसे कहीं से पता चल गया कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी में छुपाया हुआ है। तो नादिर शाह ने बड़ी चालाकी से दोस्ती का नाटक किया और पगड़ियां बदलने का प्रस्ताव रख दिया। बेचारे बादशाह को मजबूरन ऐसा करना ही पड़ा। कहते हैं कि जैसे ही नादिर शाह ने वो पगड़ी खोली और हीरे की चमक देखी, तो उसके मुंह से बस निकला कोह-ए-नूर, जिसका फारसी में मतलब होता है रोशनी का पहाड़। और बस उसी दिन से इस बेनाम हीरे को उसका ये मशहूर नाम मिल गया। इस हीरे की कीमत का अंदाजा लगाना हमेशा से ही नामुमकिन रहा है। एक अफगान शासक की पत्नी वफा बेगम ने एक बार कहा था कि अगर कोई मजबूत आदमी 4 पत्थर चारों दिशाओं में और 5वां पत्थर ऊपर हवा में फेंके और उनके बीच की सारी खाली जगह सोने से भर दी जाए, तो भी उसकी कीमत कोहिनूर के बराबर नहीं होगी। सोचिए जरा। अब कहानी उस दौर में आती है जो शायद सबसे ज्यादा विवादों में घिरा है, जब ये हीरा अफगानिस्तान से घूमकर वापस भारत आया, पहले सिख साम्राज्य के पास और फिर अंग्रेजों के पास। तो हुआ ये कि 19वीं सदी की शुरुआत में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेर-ए-पंजाब के नाम से भी जाना जाता था, वो इस हीरे को अफगान शासकों से वापस भारत लाने में कामयाब रहे। वो इसे अक्सर अपनी बाजू पर बांधते थे और खास मौक़ों पर बड़े शान से दिखाते थे। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद ना सब कुछ बिल्कुल बदल गया। उनके जाने से इतने ताकतवर सिख साम्राज्य में खालीपन सा आ गया। अब गद्दी के लिए अंदर ही अंदर लड़ाइयां शुरू हो गईं, हत्याएं होने लगी, और इसने साम्राज्य को आप कह सकते हैं अंदर से खोखला कर दिया। और बस इसी मौके का फायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आखिरकार 1849 में लाहौर की संधि हुई, और उसी के तहत ये बेशकीमती हीरा ऑफिशियली ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। अब ब्रिटेन पहुंचने के बाद कोहिनूर की कहानी में एक नया मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जहां उसका रूप रंग हमेशा के लिए बदल दिया गया। ये बात बड़ी मजेदार है कि 1851 में जब इसे पहली बार लंदन में आम लोगों के लिए प्रदर्शनी में रखा गया, तो लोग इसे देखकर कुछ खास खुश नहीं हुए। उन्हें लगा कि यार, जितनी इसकी शोहरत सुनी थी उतना तो ये चमक ही नहीं रहा। और लोगों की इसी शिकायत के बाद प्रिंस एल्बर्ट ने फैसला किया कि इसे दोबारा तराशा जाएगा। तो इसे पारंपरिक भारतीय मुगल कट से बदलकर नया यूरोपियन ब्रिलियंट कट दिया गया, ताकि इसकी चमक बढ़ जाए। लेकिन
इस पूरी प्रक्रिया में हीरे का 40% से ज्यादा वजन खत्म हो गया और ये 186 कैरेट से घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया। और यहीं से कोहिनूर से जुड़ा एक श्राप भी बहुत मशहूर हो गया। एक मान्यता है कि ये हीरा जिस भी पुरुष राजा के पास रहता है उसके लिए बदकिस्मती लेकर आता है। और अगर इतिहास देखें तो इसके कई मालिकों का अंत वाकई बहुत बुरा या हिंसक रहा है। शायद इसी डर की वजह से ब्रिटिश शाही परिवार में इसे हमेशा सिर्फ रानियों या महारानियों ने ही पहना है। तो चलिए अब वापस आते हैं आज के दौर में, जहां कोहिनूर का मालिकाना हक एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। तो आज इस हीरे पर कौन कौन अपना हक जताता है? देखिए, मामला यहाँ काफी उलझा हुआ है। सबसे पहले भारत का दावा सबसे मजबूत माना जाता है। भाई, हीरा यहीं की जमीन से निकला था और इसे एक छोटे बच्चे, एक बाल शासक से दबाव डालकर लिया गया था। फिर आता है पाकिस्तान। उनका तर्क है कि भाई 1849 की संधि लाहौर में हुई थी और लाहौर आज पाकिस्तान का एक अहम शहर है। और तो और अफगानिस्तान भी इस दौड़ में शामिल है। उनका कहना है कि महाराजा रणजीत सिंह ने ये हीरा उन्हीं के एक शासक से छीना था। लेकिन इन सारे दावों के बीच ब्रिटिश सरकार का जो स्टैंड है वो बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर। वो कहते हैं कि ये हीरा 1849 की लाहौर संधि के तहत कानूनी तौर पर उनके पास आया और अब ये उनकी विरासत का, उनकी हेरिटेज का एक हिस्सा है। भारत ने अपनी आज़ादी के साल यानी 1947 से ही इसे वापस लौटाने की मांग कई बार उठाई है, लेकिन हर बार ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया है और ये सिलसिला आज भी जारी है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान हासिल की गई इन ऐतिहासिक धरोहरों की सही जगह आखिर क्या होनी चाहिए? क्या इन्हें वहीं रहना चाहिए जहां वे आज हैं, या फिर उन्हें उनकी अपनी जमीन पर, जहां से वो आए थे, वापस लौटा देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।